जय हिंद साथियों। आज अपन स्टार्ट करते हैं मैथ शो विद पंकज सर। आज से अपनी मैथ्स की क्लासेस इस चैनल पर रेगुलर स्टार्ट होगी, जैसा कि आपको जेपी सर ने पहले ही बताया था। अपने मैथ्स में एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। अपने मैथ्स में एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये टॉपिक वैसे तो जब अपन इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक के बारे में अलग अलग सोच, लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं। वैसा ही मैंने बहुतों को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि टॉपिक काफी लेंथी है, बाकी इतना है नहीं, नॉर्मल टॉपिक है और मैथमेटिक्स की जो वास्तविक शुरुआत है वो यहीं से होती है। तो आज अपना जो टॉपिक है नंबर सिस्टम वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए नंबर सिस्टम में एक छोटा सा माइंड मैप लेके आया हूँ आपके लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग संख्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, श्याम दशमलव, अश्याम दशमलव आवर्ती, अश्याम दशमलव अनावर्ती संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ये जो संख्याओं के प्रकार लिखे हुए हैं ये अपन लोग 6th क्लास से एनसीईआरटी में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो संख्याओं के प्रकार हैं ये 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहां से लेकर अपन लोग इसमें 10th क्लास तक पढ़ते हैं। फिर भी होता क्या है कि आप लोगों के इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है कि इन जो संख्याओं के प्रकार से ये जो संख्या पत्ती वाला टॉपिक है कि अपन अच्छे से समझ पाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अपन अच्छे से कर पाए हो। तो इतना नहीं हो पाता है। तो अपन मेनली इसका जो कॉन्सेप्ट है, अपने जो चैनल की जो मेन मेजर थिंग है वो यही है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होना चाहिए। अपन बस प्रयास इसीलिए करते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट मजबूत हो। जब कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलती है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलती है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से घुमाता है कि ट्रिक वाले सब एक जगह रह जाते हैं और वो अगर किसी को कॉन्सेप्ट ध्यान में होता है ना तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाता है। तो अपन मेनली फोकस अपना कॉन्सेप्ट ही होगा, कॉन्सेप्ट पे होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। तो अपना आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि कमेंट करके बताइएगा कि मैथ्स में अंक कितने होते हैं। नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, सिखाते भी हैं कि मैथ्स में अंक कितने होते हैं। तो मैथ्स में 10 अंक होते हैं, आपको बताइए 0 से लेकर 9 तक। और उन्हीं अंकों से वस्तुओं के ग्रुप्स को बताने के लिए हमने संख्याओं को इजाद कर दिया है कि कोई चीज कितनी है। तो उन्हीं अंकों से हमने क्या किया, इजाद किया है, संख्याएं इजाद कर ली। ठीक है, तो अब उन्हीं संख्याओं में अपने को इन्हीं संख्याओं के अलग अलग क्या पढ़ने हैं, प्रकार से पढ़ने हैं। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले संख्याओं में सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, इसको एन से डिनोट किया जाता है।
प्राकृत संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा कि प्राकृत संख्या को, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। अब ये होती क्या है सर? तो ये प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है। वैसे कभी कभार जब छोटे बच्चों को पढ़ाते होते हैं स्कूल के अंदर, तो वो पूछ लेते हैं कि सर इसका नाम प्राकृत संख्या ही क्यों रखा? तो आपके लिए बता देता हूँ कि जो नेचर अपनी है उसके अंदर हर चीज जब स्टार्ट होगी, जब गिनती स्टार्ट करेंगे ना, तो वो कहां से होगी? एक से ही होगी। कहां से होगी? एक से ही होगी। जो चीज नेचर में है नहीं वो तो जीरो है, तो वहां से तो गिनती स्टार्ट होगी नहीं। तो गिनना कहां से स्टार्ट होता है? एक से होता है। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? एक से होती है। इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? एक से लेकर आगे कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो ये अपना नेचुरल नंबर है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अब प्राकृत संख्या के बाद में बात आती है अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर कि इसके अंदर एक अंक की कमी है। कमी तो बहुतों की है, तो मेनली एक अंक की कमी है। कि वो कौन सा है? कि जब ये संख्याएं हैं, जब ये एक से स्टार्ट हो रही है, कि क्या सर कभी कोई ऐसी चीज हो जो हो ही ना, तो उसे डिनोट करने के लिए भी एक अंक चाहिए होता है। तो उसके लिए बनाए जीरो। क्या बनाए? जीरो। तो उसको जो मैथमेटिक में नाम दिया जाता है, जीरो को शामिल करने के बाद क्या नाम दिया जाता है? पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से। किससे करते हैं? डब्ल्यू से। अब इसमें क्या होगा? नॉर्मली वैसे एक एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा? जीरो। क्या बढ़ जाएगा? जीरो। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक है चलता जाएगा। तो ये अपनी एक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या कंप्लीट हुई। आगे अपन बात करते हैं अगली उस संख्या पे। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। वैसे आप पीछे से देखते आ रहे हो, अपने एक से स्टार्टिंग की, जीरो से स्टार्टिंग की, फिर अपने को पता चलता है कि अभी माइनस वाले नहीं आए हैं, तो अभी इसमें कौन से आएंगे? माइनस वाले आएंगे। कौन से आएंगे? माइनस वाले। और इसको 100 किससे करते हैं डिनोट? किससे करते हैं? जेड से डिनोट किया जाता है। तो पूर्णांक होते कौन कौन से हैं? इसमें आती है माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाले, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है? पूर्णांक है। वो क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 0 और 1 के बीच में तो 1/2 भी आता है, क्या ये पूर्णांक है? सर -2 और -3 के बीच में भी -1 1/2 भी आता है, क्या सर ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है। इसके अंदर जो कंप्लीट नंबर्स हैं वो ही पूर्णांक है। इसके अंदर जो कंप्लीट नंबर दे रखे हैं ना, 0 1, तो 0 और 1 के बीच वाली संख्या इसके अंदर है नहीं आती है। 1 और 2 के या इनके जो बीच में जो संख्या आती है ना, वो इसके अंदर नहीं आएगी। ये जैसे 1 है तो 1 के बाद में सीधा क्या आएगा? 2, 2 के बाद में सीधा क्या आएगा? 3। ऐसा ही जो पीछे वाली स्लाइड में अपन लोगों ने पढ़ा है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में कभी आप ऐसा मत सोचना कि ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 और 2, 2 और 3 इनके बीच वाली संख्याएं भी इसके अंदर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके जो बीच वाली संख्या है वो इसके अंदर नहीं आते। इसमें डायरेक्ट 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसी जो संख्या लिख रखी है, ये जो कंप्लीट नंबर्स है वो ही आते हैं। आगे अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपनी बात चल रही थी इंटीजर्स पे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो इंटीजर्स में इसकी स्टार्टिंग आई से हो रही है, इसकी स्पेलिंग की अपन शो किससे कर रहे हैं? जेड से कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है कि इसका इन नंबरों के बारे में जिसने बताया था, जो जर्मन गणितज्ञ था, वो था जेहलीन। जो जर्मन गणितज्ञ था वो था जेहलीन।
जहलीन जब पेटेंट करवाने पहुंचा तो आई के ऊपर पहले से ही पेटेंट हो रखा था, तो उसको आई के ऊपर पेटेंट नहीं मिल सका। तो जहलीन ने कहा भाई ठीक है, आई के ऊपर तो आप पेटेंट नहीं दे सकते, तो हमें किसके ऊपर पेटेंट दे दीजिए, जेड के ऊपर। तो ये जहलीन ने जब इन नंबरों के बारे में बताया तो इसके नाम के ऊपर क्या पड़ा, इसका जो डिनोट का लोगो है वो क्या पड़ गया, जेड ले लिया गया। समझ गए आप, इसका जो डिनोट करने के लिए जो लोगो ले रखा है वो जेड ही क्यों ले रखा है, क्योंकि इन नंबरों के बारे में किसने बताया था, जहलीन ने बताया था, इसलिए क्या ले लिया, जेड ले लिया। ठीक है, ये नंबर से नॉर्मली प्लस वाले आ रहे हैं, जीरो आ रहा है, माइनस वाले आ रहे हैं। एक बात जो ध्यान रखनी है, इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं वो अपने को इसमें शामिल नहीं करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने जो नंबर्स के प्रकारों में अपन लोग नॉर्मली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जब बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, तब हम लोग भी देखते हैं कि अधिकतर बच्चे पीछे वाला तो कवर करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो प्रॉब्लम आज ये जो कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम है ये अपन लोग दूर ही कर देते हैं। सीधी सी बात है, सीधा सा एक शब्द में बात खत्म कर देता हूँ कि जो संख्या बट्टे में लिखी जा सकती है वो क्या है, परिमेय संख्या। कोई डेफिनेशन ध्यान में नहीं रखनी है, सीधी सी नॉर्मल सी बात है कि जो संख्या बट्टे में लिखी जा सकती है वो क्या है, परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 3/5, सीधी सी बात यही है। और इसको अगर शब्दों में बांध के लिखना चाहें तो बुक्स में लिखा भी आता है कि वे संख्या हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कौन सी, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P एंड Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। क्या होंगे, इंटीजर। इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू, मतलब P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी P और Q किसके अंदर से लिए जाएंगे, Z के अंदर से लिए जाएंगे, इंटीजर के अंदर से लिए जाएंगे। और क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो वे संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 2/5, 3/4, -11/3, -27/2, 1, 3 और 0.15। अभी किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि सर आपने जो लिखा रखा है एक, सर आपने जो एक लिखा रखा है ये परिमेय कैसे है, ये तो बट्टा में लिखा हुआ ही नहीं है। अरे तो भैया एक के नीचे एक लिखने से इसका आंसर वापस क्या आता है, एक आता है। नॉर्मली जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो कहते ही हैं कि एक किसी को भी एक से डिवाइड कर दो तो नो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे 3 है, अभी आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो ये भी बट्टा में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये बट्टा में लिखा हुआ है, कैसे नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, 3/1। क्या है, 3/1। समझ गए, तो बट्टा में लिखा जा सकता है। तो जब ये बट्टा में लिखा जा सकता है तो ये क्या है,
परिमेय संख्या है। अभी दिमाग में एक चीज और भी आ रही होगी कि सर 0.15 क्या है, परिमेय कैसे है? आपने बोला है कि बट्टा में लिखेंगे वही परिमेय होगी। अरे तो 0.15 है, ये 0.15 लिख रखा है, इसको जब अपन लोग बट्टा में लिखने की कोशिश करते हैं तो सीधी सी बात है 15 अपॉन क्या होगा, 100 होगा, 5 से काटेंगे क्या आएगा, 3 अपॉन 20। क्या ये बट्टा में नहीं लिखा जा सकता? इसको बट्टा में आराम से लिख सकते हैं। तो ये 0.15 है, ये इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बट्टा में लिख सकते हैं। और जिस संख्या को बट्टा में लिख सकते हैं वो क्या है, हमेशा एक परिमेय संख्या है। अंडरस्टैंड? अब एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है और भाई बहुत सी बार मैं पूछ भी लेता हूँ कि अभी आप एक छोटी सी चीज बताइएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय? बस नॉर्मली छोटा सा क्वेश्चन है कि 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। आपको बस इतना बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। लगा लिया दिमाग? बताएं। अब देखिए अपनी जो 9th क्लास की बुक है उसके अंदर दे रखा है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ये क्वेश्चन। 0 के नीचे मैं अगर 1 लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 के नीचे मैं 2 लिख दूं आंसर क्या आएगा? 0। 0 के नीचे मैं -5 लिख दूं आंसर क्या आएगा? 0। 0 के नीचे मैं -10 लिख तो सकते हैं, क्योंकि कोई चेंज हो रहा है क्या? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। 0 था 0 ही है, 0 था, डिवाइड करने के बाद में भी क्या है? 0 ही है। इसका मीन है नो चेंज, और जब नो चेंज है तो मतलब 0 तो 0 ही पड़ा हुआ है। समझ में आया? 0 तो क्या हुआ है? 0 ही पड़ा है। तो यानी 0 को किस में लिख दिया? बट्टा में। 0 किस में लिख दिया? बट्टा में। 0 किस में लिख दिया? बट्टा में। P अपॉन Q में लिख दिया 0 को। अभी किसी का दिमाग घूमे कि सर इसमें एक 0 है, जब बट्टा में लिख रहे हैं ना तो सर इसमें एक 0 आया हुआ है, आपने बोला कि एक 0 नहीं होना चाहिए। बस ध्यान रखना, यहीं पे गलती कर दोगे। मैंने कहा था कि जो संख्या लिखी हुई है वो P अपॉन Q में लिखी हुई होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? Q बराबर नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। अब Q कहाँ है, ऊपर या नीचे? Q कहाँ लिखा हुआ है? नीचे। यानी नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाली तो 0 नहीं है ना, तो मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या इजीली है। अभी इस पर और बात कर लेते हैं कि सर ऐसा क्या हो जाए कि जब नीचे 0 लिख दिया जाए तो क्या कौन सी परले आ जाएगी, परिमेय कर देंगे? क्या प्रॉब्लम? तो बताता हूँ। जैसे कोई भी संख्या के नीचे आपने 0 लिखा, 2 के नीचे 0 लिखा, तो इसका जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है इनफाइनाइट, अनंत। क्या आ रहा है? अनंत। इसका जो आंसर आता है ना वो क्या आता है? अनंत, इनफाइनाइट आता है। अनंत, अनंत क्या है किसे पता है? मैथमेटिक्स में अनंत को ये मान सकते हो कि बहुत ऊंची चीज है। रामानुजन ने बहुत विस्तार से बताया था इसके बारे में, और मेरी नॉलेज के अंदर मैं मानता हूं कि वो ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने इतना डिटेल से अनंत के बारे में बताया, और ये हमारी भारत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात भी थी। तो आंसर क्या आ रहा है? अनंत। अब अनंत तो नंबर, अनंत क्या है? कोई नंबर है क्या? हमने नहीं पता अनंत क्या है, तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? जैसे लिखो -3 के नीचे क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसका आंसर, इसका भी अनंत आएगा। अनंत हमें क्या है? पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि अपरिमेय है या अपरिमेय है? समझ में आया? 0 क्यों नहीं आना चाहिए नीचे? 0 इसलिए नहीं आना चाहिए नीचे क्योंकि आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। ये जो छोटे छोटे माइनर कॉन्सेप्ट है ना, इनसे ही क्वेश्चन निकलते हैं, और इनमें
अपन लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, रटे हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नंबर सिस्टम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रिकली निकल जाते हैं, और ट्रिकली निकलते हैं अपन लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, और नंबर सिस्टम का एक इजी सा क्वेश्चन पूछेगा अगला कि जीरो क्या है बताइए, अब वहां पे एकदम कहानी बंद ही हो जाएगी। 6 महीने 7 महीने 2 साल 2.5 साल 3 साल जिसने जितने भी मेहनत की है ना, वो उस एक क्वेश्चन पे आके अटक जाएगी। समझ में आ गया ना? तो ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की वैल्यू है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चनों की तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो उनको तो अपने को ध्यान में रखना ही है। और ये मैंने देखा है कि यहाँ से स्टार्ट नहीं करता है कोई भी, ये जो पूर्णांक पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, जो नंबर सिस्टम होता है ना उसमें डायरेक्ट ट्रिकली क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, सीधा बताना स्टार्ट कर देते हैं। ये बताते हैं तो ऊपर ऊपर से बताते चलते हैं, लेकिन ये मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी अपन लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपनी जो अगली संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अभी सर ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मली सीधी डेफिनेशन है, जो परिमेय संख्या की डेफिनेशन है उसकी उल्टी कर दो, उसका विपरीत लिख दें कि वह संख्या जिसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, p एंड q बराबर 0 हो भी सकता है, होने पे तो वो संख्या इनफाइनाइट आएगा, तो वो तो उसकी तो अपन बात कर ही नहीं सकते। तो अपन सीधी सी बात करते हैं कि वह संख्या जिसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, वह क्या एक है? अपरिमेय संख्या है। अब सर क्या ऐसी भी कोई संख्या है जिसे बट्टा में नहीं लिख सकते? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा भी होगा, जो 10th क्लास तक पढ़ते हैं तो काफी बार आता है, और जो क्लास के टीचर्स होते हैं वो स्पेशली फोकस करते हैं, हर टेस्ट में वो क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए कभी आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि बताइए वेरीफाई कीजिए कि अंडर रूट 2a क्या है? इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2a क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ऐसा बहुत बार 10th क्लास में आपने को पढ़ने को मिला था। कभी सर अंडर रूट 2 दे देते थे, कभी अंडर रूट 3 दे देते थे, कभी अंडर रूट 5 दे देते थे, कभी अंडर रूट 7 दे देते थे। तो ऐसे देते थे, तो ऐसे देते थे, तो आप अगर थोड़ा सा विचार करते तो आप ये देखते कि सर इनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, इनका जो वर्गमूल है, जो जितनी भी संख्या है इनका जो वर्गमूल है वो पूरा पूरा नहीं निकलता है। और जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले वो कौन सी संख्याएं होती है? वो अपरिमेय संख्याएं होती है। समझिए, तो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो कौन सी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। अभी आप कहोगे सर डेफिनेशन लिखा दो, डेफिनेशन लिखाने से कोई फायदा नहीं है, सीधी सी डेफिनेशन है। तो परिमेय की लिखी थी कि p बट अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसकी सीधी लिखनी है p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे क्या नहीं लिख सकते? p अपॉन q की जो फॉर्म है उसमें नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अभी कुछ बच्चों के डाउट रहता है हमेशा ही कि एक डेफिनेशन बताने के बाद में कौन सी डेफिनेशन पे आते हैं? दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, ये कहते हैं कि सर ने कम बताया है, तो अभी अपन लोग वो और बता देते हैं। देखो यहीं पे अपन लोग बता देते हैं, जो अपने अपरिमेय संख्या है, जो अपने अपरिमेय संख्या है उसके अंदर अपन लोग एक बात करते हैं। देखिए एक तो अपन लोगों ने बात करती कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, एक डेफिनेशन तो इसके बेस्ट होती है, एक डेफिनेशन तो इसके ऊपर बेस्ड होती है कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले। क्या नहीं निकले? वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो देखिए जो अपरिमेय संख्या की दूसरी डेफिनेशन नॉर्मली अपन लोग पढ़ने को मिलती है, वो ये मिलती है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो? वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत
अनावर्ती हो। क्या हो? अशांत अनावर्ती। सर ये क्या होता है? ये होता है इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वे भी कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अभी कोई पूछ ले कि क्या सर ये दोनों डेफिनेशन लिखाई है, ये अलग अलग संख्याओं के लिए नहीं है क्या? जैसे कि सर आपने बताया कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले और जिस जो क्या हो अशांत अनावर्ती हो, तो एक सीधी सी बात समझने की है कि √2 इसका जो भी आप दशमलव के अंदर आंसर निकालोगे वो आएगा क्या? अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती। यानी ये दोनों चीज एक ही है। ये दोनों चीज क्या है? एक ही है। यानी √रूट की संख्या का कोई भी ऐसी संख्या जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकल रहा हो, √रूट पूरा पूरा नहीं निकल रहा हो, तो उस संख्या का अगर अपन दशमलव के अंदर प्रसार निकालते हैं तो क्या आता है? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती संख्या किसका दशमलव प्रसार आ रहा है? जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकल रहा है। तो दोनों एक ही चीज है। तो डेफिनेशन कई बार क्या होता है, कुछ लोग एक ही बताते हैं, वैसे एक ही है। ये है तो ये है, ये है तो ये है, पर दोनों ध्यान रखना कि क्वेश्चन कभी कभार क्या आता है कि दोनों से बने जाते हैं। ठीक है, अभी अपन लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते। देखिए एक नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं अपन लोग कि अपन लोगों ने कौन सी संख्या पढ़ के आए? प्राकृत संख्या। नॉर्मल सी बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं एक दो करवा रहा हूँ, फिर आप घर पे जाके आराम से घर पर बैठकर चेक करना, इस तरीके की क्वेश्चन और बना के चेक करना। प्राकृत संख्या प्लस प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या प्लस प्राकृत संख्या क्या आएगी? मान लो अगला पूछ ले, प्राकृत आएगी, पूर्ण आएगी, पूर्णांक आएगी, या प्राकृत संख्या प्लस प्राकृत संख्या क्या आएगी? प्राकृत संख्या प्लस प्राकृत संख्या प्राकृत तो आएगी, और कौन सी आएगी? पूर्ण भी आएगी, और कौन सी आएगी? पूर्णांक भी आएगी, और कौन सी आएगी? परिमेय भी आएगी। कौन सी आएगी? परिमेय भी आएगी। अब सर क्वेश्चन कैसे बना? ये तो सारी संख्याएं बता दी, अब क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा। प्राकृत में प्राकृत जोड़ने पर प्राकृत में प्राकृत जोड़ने पर प्राकृत संख्या आती है। ध्यान रखना, 2 लाइन लिख रहा हूं, और एक और है, प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर प्राकृत संख्या आती। अब सर ये तो करना क्या है? करना ये है कि आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इसके अंदर कौन सी बात सत्य लिखी है मैंने और कौन सी बात असत्य लिखी है। प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर प्राकृत संख्या, ये बताना है आपको कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अब ये मैंने इसलिए बताया आपको ऊपर वाला
कि आपको पता हो कि प्राकृत में प्राकृत जोड़ने पर ये आ रही है, तो अब इससे रिलेटेड आप दिमाग भी लगाएं कि घटाने पर क्या करने पर कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए प्राकृत में प्राकृत जोड़ने पर प्राकृत संख्या आती है। नॉर्मली एग्जाम्पल लेके करेंगे ना अपन लोग, जब अपन लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि प्राकृत संख्या होती कौन सी, एक से स्टार्ट हो रही है, तो एक से स्टार्ट वाली संख्या लेकर जोड़ के चेक कर लेंगे। 1+3 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 7+3 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये जब प्राकृत संख्या लेकर उनको जब अपन लोग ऐड कर चेक करेंगे ना, तो वापिस अपने को क्या मिल रही है, प्राकृत संख्या ही मिल रही है। तो ये अपना क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू, सत्य। क्या है, सत्य। ठीक है, अब इस पे आते हैं। प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर प्राकृत संख्या ही आती है। प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर क्या आती है, प्राकृत संख्या ही आती है। प्राकृत संख्या ही आती है। इस पर और बात कर लेते हैं, आती है या नहीं चेक कर लेते हैं। मान लो अपन लोगों ने एक एग्जांपल लेते हैं कि 10-7, 10 एक प्राकृत संख्या है, 7 भी एक प्राकृत संख्या है। 10-7 करेंगे तो अपने को क्या मिल रहा है, 3। सर ये बात तो सत्य है, प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है, प्राकृत ही तो आ रहा है। तो अभी अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या 7 नेचुरल नंबर है, क्या 10 भी नेचुरल नंबर है। अभी 10 में 7 में से 10 माइनस करोगे तो आंसर आएगा -3। अभी कमेंट करके बताइए कि -3 नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है या परिमेय संख्या। अपन इस पे बात करें कि प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर प्राकृत संख्या आती है क्या, पता चला क्या, ये तो प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये बात तो अपनी गलत हो गई। जब बात गलत हो गई तो ये क्या है, फिर फॉल्स है। सीधी सी बात है, असत्य है। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं, सत्य असत्य पूछ लेता है, किसी भी प्रकार से घुमा देगा। बस सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर मैटर क्लियर है। ठीक है, और मैथ्स में कुछ नहीं, कॉमन सेंस, कॉन्सेप्ट और थोड़ी प्रैक्टिस। थोड़ी नहीं, प्रैक्टिस बेहतरीन होनी चाहिए। जब प्रैक्टिस बेहतरीन होगी तो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने घुटने हमारे सामने टेक नहीं देंगे। ठीक है, तो अपन एक दो और जो कहते हैं भयंकर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिसपे बच्चे अटकते हैं, उस पर चर्चा करता हूँ। फिर अपने क्लास में आगे वाले सर क्लास लेंगे तो अपन उस पर बात कर लेते हैं जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे बात करते हैं। अब ये सर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो सीधा सा ही है, कभी कभार आता है कि सर बताइए 22/7 परिमेय या अपरिमेय। दूसरा पाई परिमेय या अपरिमेय। ये रेड कलर का पेन हो रखा है ना, ये वास्तव में रेड जोन में ले जाने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। तो 22/7 बताने आपको परिमेय या अपरिमेय, पाई एक परिमेय या अपरिमेय। अभी कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे सर अलग क्यों लिखा, एक ही लिख देते, ये दोनों चीज एक ही तो है। बस यहीं पे अपन लोग मार खाएंगे कि ये दोनों चीज एक है नहीं है। ये दोनों चीज एक ही बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, जो कॉन्सेप्ट अपन पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अशांत आवर्ती, अनावर्ती, अपरिमेय, परिमेय की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा है कि अशांत आवर्ती अनावर्ती पढ़ा है ना। तो बस इसके बारे में डिटेल से अपन कल चर्चा करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो है अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्याएं होती है वो हमेशा ही कौन सी होती है, वो हमेशा ही परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं।
अब सर ये फिर पाई क्या है, हमने तो हमेशा से ही पाई और 22/7 को एक ही माना है, तो ये भी क्या परिमेय होगी? बिल्कुल नहीं, इन दोनों के मान एकदम इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लगभग क्या है, इक्वल है। तो अपन ये करेंगे, इन दोनों के मान एकदम इक्वल है नहीं है। जब आप देखोगे कि जो 22/7 का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 3.142857 और इसके बाद में ये रिपीट होता जा रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो पाई का मान आ रहा है ना वो ऐसे चलता ही जाएगा आगे, रिपीट नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला है। कौन सा है? अशांत अनावर्ती। कौन सा है? अशांत अनावर्ती। ये दोनों स्टार लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्या है, स्टार लगाने वाले क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में बनते भी है बहुत सी बार, ये पाई वाला तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ठीक है, तो इसकी ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन अपने लास्ट में आपको मैं देखे जाऊंगा, उस पर आपको रिवीजन करके उसको करने की ट्राई करना है और थोड़ा रिसर्च भी करके आना है उस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पहले रिवीजन करते हैं फिर अपन लास्ट में क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, अपन ने स्टार्ट किया था संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में अपन लोगों ने पढ़ा प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर अपन ने पढ़ा पूर्णांक संख्या इंटीजर जड़ से शो हो रहा है, जड़ से शो किसके कारण हो रहा है? झैलियन के नाम के कारण जड़ से शो हो रहा है। कहां से? माइनस अनंत से प्लस अनंत के में जो संख्या आ रही है वो, लेकिन ध्यान में रखना बीच वाली पॉइंट वाली संख्या इसके अंदर है नहीं है। फिर क्या आता है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसके एग्जांपल्स, और इसके एग्जांपल्स में ध्यान रखना ऊपर वाली जो तीनों संख्याएं थी उसमें पॉइंटों वाली संख्या नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें पॉइंटों वाली संख्या आ रही है। इसका मीनिंग ये है कि परिमेय संख्या में ऊपर वाले तो तीनों है ही शामिल, साथ में चेंज क्या आया, इसमें जो ये बीच वाली संख्या आ रही है ना, इसमें से भी जो ये कुछ संख्या इसके अंदर शामिल है। अब कोई दिमाग लगाए कि सर आपने ऐसा क्यों कहा कि परिमेय संख्या में बीच वाली कुछ संख्या शामिल है? अरे इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं भी तो आ रही होगी ना, वो तो परिमेय में नहीं होगी, तभी मैंने कहा है कि कुछ इनके बीच वाली संख्याएं भी शामिल है। ठीक है, फिर आगे अपन ने पढ़ा अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं है वो क्या है, एग्जाम्पल्स पढ़े अपन लोगों ने। फिर अपन ने पढ़ा क्या? अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है। अब अपरिमेय है कौन सी? जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकल रहा हो, जिसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। इसके बाद में अपन लोगों ने डेफिनेशन लिख दी, फिर कुछ एग्जांपल्स किए हैं, फिर 2 स्टार वाले एग्जांपल किए हैं। इसके बाद में अपना एक एग्जांपल हो रहा है, उस पर अपन लोग बातें करते हैं। उसको अपन बोल सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये माइंड मैप है, देख लेना एक बार इसको। हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये नोट कर लेना, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई एक है, ई एक है। आपकी जानकारी के लिए एक बार बता देता हूं मैं कि जो ई है ना, इसकी मैथ्स में कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होता है? ये कांस्टेंट की तरह काम में लिया जाता है। ठीक है, अब ये पूछा है कि ई एक क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या, तो बस आपको बताना है। और आप ये और पता करके आना कि वास्तव में इस ई की वैल्यू मैथ में होती क्या है, इस ई की वैल्यू मैथ में होती क्या है, ये आपको पता करके आना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग कल डिस्कशन करेंगे और अपनी क्लास आगे से कंटिन्यू रहेगी। बस अपना साथ बना के रखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।